हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी सभ्यताओं में से जो मैंने 5 सभ्यताएं बताई थी उसके आगे की सभ्यता के बारे में हम समझते हैं दोस्तों। तो पहला यहाँ पर पढ़ते हैं चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि हांग हो नदी की घाटी में प्राचीन चीन की सभ्यता का विकास हुआ। यह स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। और जो चीन की सभ्यता है, यह क्षेत्र के विश्व के 7 अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसे चीन का विशाल मैदान कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हांग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, इसीलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता से भी जाना जाता है। इस दौरान चीन में वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। कागज एवं छपाई का आविष्कार चीन देश से ही शुरू हुआ था। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने ही किया था। हांग टी लगभग 2700 ईसा पूर्व की पत्नी ली जू ने पहल चीन लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन सिखाया। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में किया गया था दोस्तों। चीन में किया गया था। शी हांगटी ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध किया, मतलब बांधा। करा लगभग 247 ईसा पूर्व में यह घटना हुई थी। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा था, क्योंकि यहाँ के लोगों को चीन वंश कहा जाता था। चीन वंश के लोग थे, इसीलिए इन्हीं वंशों के नाम पर इस चीन देश का भी नाम पड़ा था। राजा को वांग कहा जाता था। चीन के सभ्यता के लोगों में राजा को वांग कहा जाता था। चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का उद्भव हुआ था। दार्शनिक कन्फ्यूशियस, जिनका जन्म 1551 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व को कुंग जू या ऋषि कुंग के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में 240 ईसा पूर्व में देखा गया था। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीन में ही किया गया था। चीन के लोगों ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि वर्ष में 365, अर्थात हम कह सकते हैं 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 डे होते हैं, दिन होते हैं। पेय पदार्थ के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही प्रारंभ किया गया था। चीन के बाद जो अगली सभ्यता है दोस्तों, उसे हम यूनान की सभ्यता कहते हैं। चीन के बाद अगली सभ्यता, यूनान की सभ्यता को यूरोपियन सभ्यता का उद्गम स्थान माना जाता है। कि भैया यूरोप का जो उद्गम स्थान है वो यूनान को ही माना जाता है। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्रीट की राजधानी नासौस थी। 1200 ईसा पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहाँ अपना प्रभुत्व जमा लिया था। यूनान को हेल्स भी कहा जाता है, इसीलिए उनकी पुरानी सभ्यता हेलिन सभ्यता भी कहलाती है। पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। विभिन्न नगरों में स्पार्टा एवं एथेंस अधिक शक्तिशाली, प्रभावी व शक्तिशाली हुए थे। स्पार्टा सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति का विकास किया गया था, या विकास हुआ था दोस्तों। आगे कह रहा है कि जो एथेंस में 600 ईसा पूर्व में ही गणतांत्रिक शासन पद्धति के सफल होते हुए प्रयोग किए गए। 490 ईसा पूर्व में फारस के राजा ने यूनान पर आक्रमण कर दिया था। फलतः दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया, जो 448 ईसा पूर्व तक चलता रहा। पेरिक्लीज, जिसका जन्म 479 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, जिस युग में महान कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्य इलियस तथा ओडिसी की रचना की। उसे होमर युग कहा जाता है।
सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की थी। जिस प्रकार मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिक्षा प्रदान की थी। आगे कह रहा है दोस्तों कि भारत पर आक्रमण के क्रम में 326 ईसा पूर्व में झेलन नदी के तट पर सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक एवं दार्शनिक थे। अगली सभ्यता जो है दोस्तों वो है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के अपकर्ष के बाद हुआ था। यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। रोमन सभ्यता का केंद्र रोम नामक नगर था जो इटली में स्थित था। इटली में एक उन्नत सभ्यता को विकसित करने का श्रेय रोग एस्ट्रकन नामक एक अनार्य जाति को माना जाता है। रोम एवं कार्थेज के बीच 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक एक शताब्दी से अधिक तक संघर्ष चला। इस बीच 3 भीषण युद्ध किए गए थे। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में रोम की विजय हुई थी। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। जूलियस सीजर को अगस्टस 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगस्टस का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। जूलियस सीजर ने 365 दिनों का वर्ष बनाया था कि 365 दिन के वर्ष से ही। अगला कह रहा है कि आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना रोम सभ्यता की देन थी दोस्तों। आगे कह रहा है रोमन दर्शन एवं धर्म ने विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जहाँ तक धर्म का संबंध है, ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप की राजनीतिक का संचालक बन गया। रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन की महत्ता उसके विस्तृत प्रभाव से स्पष्ट परिलक्षित होती है। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का जो स्वरूप आज उपलब्ध है वह लैटिन भाषा की ही देन है दोस्तों। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन हुआ। धार्मिक जीवन में यूरोपीय पुनर्जागरण के प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य बना था। सराय समाज धार्मिक केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। धर्म सुधार आंदोलन के कैथोलिक चर्च की बुराइयां को उजागर करते हुए एक नए साम्राज्य प्रोटेक्शन को जन्म दिया और तब कैथोलिक चर्च आत्मनिरीक्षण के रूप में प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए कोई चुनौती नहीं थी। विरोध के केवल व्यवहार एवं कार्यवंत का था। किसी ने भी ईसा मसीह, बाइबिल आदि में अनास्था प्रकट नहीं की थी। इसके बाद की जो सभ्यता है दोस्तों, उस सभ्यता का नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किसे कहते हैं? तो कह रहा है नव युग के अवतरण की सूचना देने वाला पुनर्जागरण आंदोलन 15वीं शताब्दी में हुआ था। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना। मध्यकाल में यूनानी एवं लैटिन साहित्य को भुलाकर यूरोप की जनता अंधविश्वासों में पड़ गई थी। उसमें निराशा की भावना एवं उत्साहहीनता ने जन्म लिया था। पुनर्जागरण में मध्ययुगीन अंडबरों अंधविश्वास एवं प्रथाओं को समाप्त किया तथा उनके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को प्रतिस्थापित किया गया था। आगे पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। अगली बात कह रहा है दोस्तों,
बीजेटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतुनिया जो है यहाँ का पतन किया गया था। कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था। इसका नया नाम इस्तांबुल है। पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी की रचना की गई थी। कह रहा है कि इटली के निवासी पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। अगली बात कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड कह रहा है कि द लास्ट सुपर एम मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता लियोनार्डो दा विंसी चित्रकार के अलावा मूर्तिकार, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं कवि के गायक थे। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा जर्मन के केपलर ने इसकी पुष्टि की थी। गैलीलियो ने दोलन संबंधी सिद्धांत दिया था, जिससे वर्तमान में प्रचलित घड़ियों का निर्माण किया गया। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। इसके बाद कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 ईसा पूर्व में हुई थी, इस क्रांति के बारे में जिक्र है कि इंग्लैंड में 1603 में स्टुअर्ट राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस राजवंश के शासन दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। इंग्लैंड में वर्ष 1642 ईस्वी से 1649 ईस्वी तक सप्तवर्षीय गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध के पश्चात चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई तथा चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया। चार्ल्स द्वितीय की निरंकुशता से जनमत उसके विरुद्ध हो गया। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना। वह दैवीय सिद्धांतों में विश्वास करता था तथा निरंकुश राजा था। जेम्स द्वितीय के कार्यकलापों से 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई। इसे रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इसे रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में एक बूंद भी रक्त धरती पर नहीं गिरा। पांचवी बात है, इसके बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना की गई, अर्थात संसद बनाए गए।